हेलो, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। चलो, ये है हमारे क्लास 10 का सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे लास्ट वाला प्रैक्टिस सेट 2.6, जिसमें का पार्ट सेकंड। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया था। पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ एग्जाम्पल कंप्लीट किए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। रिमेनिंग एग्जाम्पल हम इस प्रैक्टिस सेट में कवर करेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट है कम्प्लीटली किस पर बेस होगा? एप्लीकेशन बेस्ड प्रैक्टिस सेट है, यानी कि इसमें हम क्या देखने वाले हैं? वर्ड प्रॉब्लम। चलो तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर फोर्थ। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर फोर्थ। एग्जांपल नंबर 4 क्या दिया हुआ है आपको कि विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर। द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 16। सॉरी, यहाँ पर 16 नहीं, शायद यहाँ पर क्या है 1/6। यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1/6 दिया हुआ है। देन फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। क्या दिया हुआ आपको कि विवेक जो है किशोर से बड़ा है कितने साल? 5 साल बड़ा है। और उनके रेसिप्रोकल की एडिशन कितनी है? 1/6। आपको क्वेश्चन पूछा गया है तब उनका प्रेजेंट एज क्या होगा, यानी कि उनकी आपको क्या निकालनी है? वर्तमान आयु। सगळ्यात सोपं म्हणजे त्यांनी आपल्याला तुम्हाला प्रेजेंट एज विचारलेलं आहे. तर बघ, देखो, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर, यानी कि किशोर इज यंगर देन विवेक, यानी कि सिंपल सी बात है, विवेक जो है वो किशोर से बड़ा है। इसका मतलब ये होता है किशोर जो है वो विवेक से छोटा है। कितने साल? तो 5 साल। यानी कि दोनों के एज में कितना डिफरेंस है? 5 ईयर का। बड़ा कौन है? विवेक। छोटा कौन है? किशोर। आगे देखो, उनके ईयर, उनका जो एज है उस एज की जब भी हम सम करेंगे, पर डायरेक्टली एज की सम क्या नहीं, उन्होंने क्या बोला आपको? रेसिप्रोकल की सम कितनी दी है? 1/6। देन फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। सबसे पहले आप क्या करोगे? जो चीज आपको फाइंड करनी है सबसे पहले उसको आप क्या करोगे? लेट में कंसिडर करोगे एक्स। जो आपको निकलना है, थोड़ी देर के लिए समझो, उसका एज कितना है? क्या फाइंड करना है आपको? द प्रेजेंट एज ऑफ देन देयर प्रेजेंट एजेस। सबसे पहले आपको उनके एज निकालने हैं। तो जो भी चीज आपको निकलनी है कुछ देर के लिए हम उसको क्या कंसिडर करेंगे? कौन सा भी वेरिएबल कंसिडर करो, एक्स। क्या आपको किशोर का एज मालूम है? नहीं मालूम। तो आप क्या कंसिडर करोगे? उस पर एक्स कंसिडर करेंगे। यहाँ पर हमें किशोर का एज मालूम नहीं, तो हमने थोड़ी देर के लिए कंसिडर किया किशोर का एज कितना है? एक्स। तो ऑब्वियसली विवेक का एज कितना आएगा? x+5, क्योंकि विवेक जो है वो ऑब्वियसली किशोर से कितने साल बड़ा है? 5 साल बड़ा है। देखो, हमें किशोर का एज मालूम नहीं, तो हम क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पर? लेट प्रेजेंट एज ऑफ किशोर, लेट प्रेजेंट एज ऑफ किशोर इज कितना कंसिडर किया हमने? एक्स। यानी कि हमने थोड़ी देर के लिए कंसिडर किया कि किशोर का एज कितना है? एक्स। इसका मतलब क्या होता है? विवेक का एज ऑब्वियसली कितना आएगा? प्रेजेंट एज ऑफ विवेक प्रेजेंट एज ऑफ विवेक विल बी कितना होगा? x+5। x+5 मैंने कहाँ से लिखा? गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर, यानी कि किशोर जो है, विवेक जो है किशोर से कितने साल बड़ा है? 5 साल बड़ा है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या कहती है? सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या कहती है? सम ऑफ, देखो गिवन कंडीशन क्या दी आपको? गिवन कंडीशन है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/6। उनके एज का जो रेसिप्रोकल है उनका सम कितना दिया हुआ आपको? 1/6। सबसे पहले हम जानेंगे रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल यानी कि समझो जरा, रेसिप्रोकल यानी कि क्या होता है? जब भी हम किसी भी नंबर को न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में लिखेंगे तो उस टाइम हम उसे क्या कहेंगे? रेसिप्रोकल। देखो एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अगर मेरे पास एक 10 नंबर है, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? देखो 10 के नीचे कुछ नहीं, डिनोमिनेटर यानी कि क्या होता है? 1। तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। न्यूमरेटर कितना है यहाँ पर? 10, और डिनोमिनेटर कितना है? 1, यानी कि डिनोमिनेटर को ऊपर लिखेंगे, न्यूमरेटर को नीचे लिखेंगे, यानी कि 1/10। ये हो इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 10 का रेसिप्रोकल 1/10। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया x, तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा?
1/x। कैसे निकाला हमने, नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होता है 1 को ऊपर लिखेंगे, x को नीचे लिखेंगे, यानी कि 1/x इज अ रेसिप्रोकल ऑफ x। सिंपल। अगर और एक एग्जांपल लिख लिया मैंने 2/3, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखो, यानी कि 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, यानी कि 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है 3/2। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखो, इसको कट कर लेता हूँ। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, यानी कि उनके रेसिप्रोकल के हमें क्या करना है, सिंपल एडिशन करना है। तो x का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/x, x का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/x, प्लस सम पूछा इसलिए वजह से हमने क्या किया प्लस x + 5 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/x + 5, क्या आएगा 1/x + 5 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/6। उनकी एडिशन कितनी दी हुई है आपको 1/6 गिवन दिया हुआ है। अब देखो आगे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की एडिशन है, डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं सेम। सिर्फ जब भी डिनोमिनेटर सेम नहीं होता उस टाइम हम क्या करते हैं, सिंपल उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x + 5 × 1 क्या होगा x + 5, क्या आएगा यहाँ पर x + 5, x + 5 × 1 क्या होगा x + 5 प्लस x × 1 क्या आएगा x, अपॉन में देखो डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट करेंगे x × x + 5 क्या होगा x × x + 5 इज इक्वल टू आगे क्या आएगा ये वाला 1/6 एज इट इज। अब देखो सॉल्व करो इसको, क्या आएगा x + x यानी कि क्या होगा 2x, ये वाला +5 एज इट इज लिखेंगे हम, अपॉन में क्या आएगा x × x क्या होगा x² प्लस 5 × x यानी कि क्या होगा 5x। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे वाला 1/6 को हम क्या करेंगे एज इट इज लिखेंगे, क्या होगा 1/6। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये फाइनल इक्वेशन। कोई भी एग्जांपल हम कैसे सॉल्व करेंगे, गिवन इक्वेशन सबसे पहले समझेंगे, गिवन क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो क्या, नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, उसके बाद क्या करने का है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपको रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x² + 5x × 1 क्या होगा ऑब्वियसली x² + 5x × 1 इज इक्वल टू क्या आएगा x² + 5x इज इक्वल टू क्या होगा 6 × क्या आएगा ये 2x + 5। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो सॉल्व करो। x² एज इट इज लिखेंगे, ये वाला +5x भी एज इट इज इक्वल टू क्या होगा 6 ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब 6 से हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्या होगा 12x प्लस 6 5 कितना आता है 30। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखो ये वाला x² हम एज इट इज लिखेंगे प्लस 5x, अभी तक हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, नहीं मिला। इस साइड को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, यानी कि क्या होगा 12x - 13 इज इक्वल टू क्या होगा -30 इज इक्वल टू 0। अब देखो x² प्लस 5x - 12x यानी कि 12 में से 5 जब भी हम घटाएंगे हमें क्या मिलेगा 7, क्या मिलेगा हमें 7, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा -7x, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन कौन सा है -30 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। हमें फाइनली क्या मिला यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह क्या मिला है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये क्या मिला हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हमें क्या करना है सॉल्व करना है। अब देखो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड फार्मूला मेथड। कौन सा मेथड यूज करोगे, अगर कौन सी भी मेथड यूज करोगे आप फाइनल आंसर आपको सेम ही मिलेगा। हमें मेथड वही यूज करनी है जो हमको ईजी लगती है। यहाँ पर ईजी कौन सी मेथड होगी, ऑब्वियसली फार्मूला मेथड, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर पढ़ना ईजी होगा, सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर पढ़ना ईजी है। किसका फैक्टर निकालना है हमें -13 के। देखो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, a की वैल्यू 1 × -30 यानी कि क्या होगा -30,
अब -30 के हमें ऐसे फैक्टर निकलने हैं कि जिनके एडिशन कितनी आनी चाहिए -7। सिंपल फैक्टर है 10 इंटू 3। कौन से फैक्टर आएंगे 10 इंटू 3। देखो दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है 30, लेकिन प्रोडक्ट क्या चाहिए हमें निगेटिव प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि ऑब्वियसली दोनों में से किसी एक कोई एक फैक्टर क्या होगा यहाँ पर निगेटिव। लेकिन कौन सा फैक्टर निगेटिव होगा, मैंने आपको पहले भी कहा था यहाँ पर जो भी साइन होगा वो आपको किसको देंगे ग्रेटर नंबर को, यानी कि +10 होगा और क्या आएगा सॉरी यहाँ पर साइन क्या दिया हुआ है माइनस, यानी कि माइनस साइन ग्रेटर नंबर को आएगा, यहाँ पर क्या होगा +3। अब देखो दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है -10 इंटू 3 -13, दोनों की एडिशन कितनी आती है -7। सिंपली हमें क्या करना है इस b की जगह पर ये दोनों नंबर पुट करने हैं, फैक्टर को हमें क्या करना है पुट करना है, यानी कि अब देखो आगे क्या निकल के आएगा फाइनल आंसर, ये वाला x² एज इट लिखेंगे -10x +3x, ये वाला -13 एज इट इज 30 एज इट इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है पहले वाले दोनों टर्म से एक नंबर को कॉमन निकालना है, पहले वाले दोनों में से कॉमन निकालना है और लास्ट वाले दोनों टर्म से कॉमन निकालना है। क्या कॉमन आएगा देखो जरा, यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं हम x, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा, ये वाला माइनस साइन एज इट इज 10x में से हमने 10x कॉमन निकाला, यानी कि ब्रैकेट में क्या बचेगा x बचेगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हमें नेक्स्ट वाले से सिमिलरली हमें यहाँ से भी क्या करना है कॉमन निकालना है। इन दोनों टर्म से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, ऑब्वियसली 3 कॉमन आएगा, x तो कॉमन आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर x है क्या नहीं, यानी कि हम दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे यहाँ पर +3। जब हम यहाँ से +3 को कॉमन निकालेंगे अंदर क्या बचेगा 3x में से हमने 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा x, ये वाला माइनस साइन एज इट इज 30 से हमने 3 को कॉमन लिया, यानी कि अंदर क्या रहेगा -10 इजिकल टू क्या होगा 0। क्या आपने कॉमन सही निकाला है गलत, कैसे सोचोगे, यहाँ पर x -10 यहाँ पर x -10 दोनों ब्रैकेट क्या आना चाहिए सेम। जब भी दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे यानी कि इसका मतलब होता है आपने जो भी कॉमन निकाला है वो सही निकाला है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो दोनों टर्म में फिर से क्या कॉमन है, यहाँ पर x -10 यहाँ पर भी x -10, यानी कि दोनों को हम फिर से क्या लेंगे कॉमन लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा x -10 को हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा ये वाला x प्लस आगे वाला 3 इजिकल टू क्या होगा 0। दोनों का प्रोडक्ट 0, इसका मतलब क्या होता है एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर इज 0 होना चाहिए, दोनों में से एक नंबर क्या होना चाहिए 0, तब भी उनका प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा। यानी कि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं x -10 इजिकल टू 0 और x +3 इजिकल टू क्या होगा 0। अब देखो यहाँ पर x इजिकल टू क्या आएगा फाइनल आंसर, x इजिकल टू इस साइड में -10 था, साइड चेंज करने के बाद क्या -10 था, साइड चेंज करने के बाद क्या होगा +10, और आप क्या लिख सकते हो और x इजिकल टू इस साइड क्या था +3, साइड चेंज करने के बाद क्या होगा -3, यानी कि आपके आंसर क्या निकल के आए x इजिकल टू 10 और x इजिकल टू -3। लेकिन दोनों में से सही आंसर कौन सा होगा, क्योंकि एज तो एक ही होना चाहिए। विवेक दिया, विवेक के दो एज हो सकते हैं क्या नहीं, किशोर के 2 एज हो सकते हैं क्या नहीं, सिंगल आंसर आएगा। लेकिन दोनों में से आंसर सही कौन सा है, अगर आपने यहाँ पर देखा तो क्या समझ में आ रहा है x इजिकल टू 10 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x इजिकल टू -3, क्या किसी का एज निगेटिव हो सकता है क्या, क्या आपने कभी सुना है किसी का एज निगेटिव है नहीं, इसका मतलब ये वाला आंसर क्या आएगा सही होगा क्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज एज कैन नॉट बी निगेटिव। क्या आपने कभी एज निगेटिव देखा है नहीं, यानी कि आंसर सही है क्या नहीं। क्यों सही नहीं है, बिकॉज एज कैन नॉट बी निगेटिव, एज कैन नॉट बी निगेटिव। एज निगेटिव हो सकता है क्या नहीं, एज निगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि x इजिकल टू -3 आएगा का आंसर नहीं आएगा, यानी कि आपका फाइनल आंसर क्या आएगा x इजिकल टू 10। अब हमें क्या करना है उनका एज लिखने, किसके किसके एज पूछे थे आपको, प्रेजेंट एज ऑफ किशोर क्या आएगा फिर, प्रेजेंट एज ऑफ किशोर कितना है आपका x यानी कि क्या होता है x इजिकल टू कितना निकल के आया था 10, यानी कि किशोर का एज कितना होगा 10 ईयर। अगर किशोर का एज 10 ईयर है इसका मतलब विवेक का एज कितना होगा, प्रेजेंट एज ऑफ विवेक इजिकल टू क्या है x +5, x की वैल्यू कितनी आई 10 + 5, यानी कि विवेक की कुल मिलाकर एज कितनी आएगी तो 15 ईयर। कितना होगा ये विवेक का एज 15 ईयर। विवेक की एज कितनी आई 15 ईयर,
एंड किशोर का एज कितना है आपका 10 ईयर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या, दोनों की एज निकल के आए यहाँ से, एज ऑफ किशोर एंड एज ऑफ विवेक, राइट। अब हमें देखना है नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, देखो एग्जाम्पल 5 दिया है। सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लो। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो क्या, नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, उसमें क्या करना है वो समझो। गिवन क्वेश्चन क्या दिया है, सुवे स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट। यानी कि इसका फर्स्ट लाइन का कहना क्या है, सुवे जो है, सुवे ने 2 टेस्ट दिए, एक फर्स्ट टेस्ट एक सेकंड टेस्ट। अब उनका क्या कहना है, सुवे स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकंड टेस्ट देन इन द फर्स्ट, देन इन द फर्स्ट। यानी कि उनका कहना क्या है, सुयश ने उसके सेकंड टेस्ट में फर्स्ट टेस्ट से ज्यादा मार्क लाए। कितने ज्यादा मार्क लाए, तो कितने, 10 मार्क्स। यानी कि उनका कहना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। सुयश ने दोनों टेस्ट दिए, टेस्ट फर्स्ट टेस्ट सेकंड। उनका कहना यह है कि सुयश को सेकंड टेस्ट में फर्स्ट टेस्ट से 10 मार्क्स ज़्यादा मिले। उनके मार्क उन्होंने आपको डायरेक्टली बताया क्या सुयश को इतने मार्क्स मिले, नहीं। उनका कहना सिर्फ ये कि सेकंड टेस्ट में फर्स्ट टेस्ट से 10 मार्क्स उनको ज़्यादा मिले। अब आगे देखो, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट इज सेम एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। देखो क्वेश्चन को लिखेंगे। सबसे पहले आपको पूछा क्या उन्होंने, स्कोर पूछा है। क्या पूछा है उन्होंने, सुयश का स्कोर। उसका स्कोर मालूम है क्या आपको, नहीं। थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, एक्स कंसीडर करेंगे। कौन सा भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हो, आपको जो, मुझे तो एक्स पसंद है, राइट। आपको भी शायद एक्स पसंद होगी, क्योंकि मेरे पास एक्स नहीं है, इसकी वजह से मुझे एक्स पसंद है। देखो सुयश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकंड टेस्ट। क्या उसके टेस्ट की मार्क हमें मालूम है, नहीं। इसीलिए हम क्या करेंगे, उसके टेस्ट के मार्क कंसीडर करेंगे एक्स। लेट सुयश स्कोर इन सेकंड टेस्ट ऐसा कंसीडर करेंगे। देखो अलग से लिखता थोड़ा, लेट स्कोर ऑफ सुयश in score of Suyash in first test is x। कितने मार्क्स कंसीडर करेंगे हम उसके, x मार्क। फर्स्ट टेस्ट में उसको कितने मार्क्स मिले, x मार्क्स। अब देखो देन स्कोर ऑफ सुयश इन सेकंड टेस्ट, इन सेकंड टेस्ट। देखो समझो जरा क्वेश्चन को। उनका कहना क्या है कि सुयश को सेकंड टेस्ट में फर्स्ट टेस्ट से 10 मार्क्स ज्यादा मिले। लेकिन फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स है आपको मालूम है क्या, नहीं। अगर मैंने आपको कह दिया होता कि उसको फर्स्ट टेस्ट में 100 मार्क्स मिले, तो ऑब्वियसली उसको सेकंड टेस्ट में कितने मार्क्स होते, 110। क्योंकि सेकंड टेस्ट में फर्स्ट टेस्ट से कितने मार्क्स ज्यादा है, 10 मार्क्स ज्यादा है। लेकिन फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स है हमें मालूम है क्या, नहीं। इसकी वजह से हम फर्स्ट टेस्ट में उसके मार्क्स कितने कंसीडर किए हमने, एक्स मार्क्स, राइट। अगर फर्स्ट टेस्ट में एक्स मार्क्स है, इसका मतलब सेकंड टेस्ट में मार्क्स कितने होंगे, टेस्ट विल बी स्कोर ऑफ सुयश इन सेकंड टेस्ट विल बी कितना आएगा, ऑब्वियसली x प्लस 10। x प्लस 10 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेकंड टेस्ट में फर्स्ट टेस्ट से 10 मार्क्स ज्यादा है। अगर फर्स्ट टेस्ट में 10 x मार्क्स है तो ऑब्वियसली सेकंड टेस्ट में कितने आएंगे, x प्लस 10। अब देखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन according to given condition
अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या कहती है, 5 times the score of the second test is same as square of the score in the first test। यानी कि देखो 5 times the score of the second test, 5 times the score of the second test, इसका मतलब क्या होता है, देखो 5 times the score of the second test का स्कोर कितना है 10 प्लस x प्लस 10। 5 टाइम द स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट का स्कोर कितना है x प्लस 10 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इज सेम एज स्क्वायर ऑफ स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, यानी स्क्वायर ऑफ स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, और फर्स्ट टेस्ट का स्कोर कितना है x, उसका क्या दिया हुआ आपको स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे हम सॉल्व, क्या गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है अभी तक नहीं, इसको सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो 5 इंटू एक्स ऑब्वियसली क्या होगा 5x प्लस 5 इंटू 10 क्या आएगा 50 इजिकल टू आगे क्या होगा x। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये वाले साइड को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, इस साइड में प्लस है, साइड चेंज करने के बाद क्या होगा माइनस, यानी कि क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इजिकल टू कितना आया 0। क्या हमें गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन मिला, यस। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को समझ लिया, क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया, जो भी हमें निकलना है उसको हम थोड़ी देर के लिए एक्स कंसीडर करेंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट किया, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिया। क्या मिला हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इजिकल टू 0 एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फाइंड, अब हमें क्या करना है स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर निकालने के लिए हमें सिंपल क्या करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है सॉल्व करना है। चलो तो सॉल्व करते हैं। देखो जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने मेथड है, 3 मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, फार्मूला मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आपको जो इजी लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। मुझे फैक्टराइजेशन मेथड इजी लगता है, इसलिए मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से इसको क्या करूंगा सॉल्व करूंगा। अब देखो आगे गिवन इक्वेशन क्या मिला हमें एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 15, आगे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इजिकल टू क्या मिला हमें 0। अब हमें क्या करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैं यूज करूंगा फैक्टराइजेशन मेथड का। अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी नंबर होगा ए एंड सी का प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि कितना आएगा माइनस 50 इंटू 1 कितना आएगा माइनस 50। अब क्या करेंगे हम माइनस 15 के ऐसे फैक्टर निकलेंगे जो जिन फैक्टर के एडिशन कितनी आनी चाहिए -5 आनी चाहिए, यानी कि क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 10 इंटू 5, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है 50, लेकिन हमें चाहिए क्या -50, यानी कि ऑब्वियसली दोनों में से किसी वन फैक्टर को इसका सिंबल होगा निगेटिव होगा, दोनों में से एक फैक्टर क्या होगा निगेटिव। लेकिन कौन सा फैक्टर निगेटिव होगा आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। सिंपल सी बात मैंने कही थी, अगर यहाँ पर जो भी साइन बी का होगा वो आप किसको देंगे ग्रेटर नंबर के साइन, ग्रेटर नंबर के फैक्टर को। अगर ये वाला ग्रेटर नंबर प्लस से माइनस आया तो ऑब्वियसली ये क्या आएगा प्लस। अब देखो दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके -10 इंटू 5 यानी कि कितना होता है -50, दोनों के एडिशन देखो -10 प्लस 5 यानी कि कितना आएगा -5। अब देखो हमें क्या करना है, सिंपल इस बी वाले टर्म को रिप्लेस करना है किससे, इस इन फैक्टर से। करो रिप्लेस, देखो क्या आएगा, ये वाला एक्स स्क्वायर एज इट लिखेंगे, -5x की जगह पर हम क्या लिखेंगे -10x प्लस 5x माइनस 50 इजिकल टू क्या होगा 0। अब हमें क्या करना है, पहले वाले दोनों टर्म से कॉमन निकलना है और लास्ट वाले दोनों टर्म से हमें कॉमन निकलना है। देखो कॉमन क्या आएगा, अगर यहाँ से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर x है यहाँ पर x है, इसका मतलब हम कॉमन क्या निकालेंगे x, दोनों x में से x कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा सिंगल x माइनस 10x में से हमने x को कॉमन निकाला, इसका मतलब अंदर क्या रहेगा 10 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, x को कॉमन निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते क्योंकि x यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर x है क्या नहीं, यानी कि कॉमन क्या आएगा यहाँ से +5। अगर हम यहाँ से +5 को कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा ये वाला x माइनस साइन एज इट इज 50 से हमने 5 को कॉमन निकाला, यानी अंदर क्या बचेगा 10 इजिकल टू क्या होगा 0। अगर आपने गिवन इक्वेशन को देखा तो आपको फिर से समझ में आएगा, दोनों टर्म में फिर से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, सेम क्या दिख रहा है x माइनस 10, यानी कि x माइनस 10 को हम फिर से क्या निकालेंगे कॉमन लेंगे। अब देखो फाइनल क्या निकल के आएगा फिर x माइनस 10
को हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, रिमेनिंग ए वाला x, ये वाला +5 एज इट इज इक्वल टू क्या होगा, 0। यहाँ पर दोनों टर्म का प्रोडक्ट कितना है, 0। दोनों नंबर का या दोनों टर्म का प्रोडक्ट तब भी 0 हो सकता है जब एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दोनों में से ऑब्वियसली एक नंबर क्या होगा, 0। लेकिन कौन सा 0 होगा हमें मालूम है क्या, नहीं। इसकी वजह से हम एक बार इसे 0 कंसिडर करेंगे, एक बार इसे 0 कंसिडर करेंगे, यानी कि क्या आएगा हमारा x - 10 = 0, और क्या कह सकते हैं हम, x + 5 = अल्सो क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखो x = इस साइड में -10 है, साइड चेंज करने के बाद क्या होगा, ये वाला +10, और यहाँ पर क्या है, x = इस साइड में +5 है, साइड चेंज करने के बाद क्या होगा, -5। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें आंसर कितने मिले, यहाँ पर 2 आंसर मिले हमें, x = 10 एंड सेकंड वन इज x = -5। x = 10 मिला और सेकंड वन इज x = -5। क्या दोनों आंसर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, स्कोर। क्वेश्चन क्या पूछा है, स्कोर, और स्कोर कभी निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। वैसे तो निगेटिव मार्किंग वाले स्कोर में निगेटिव होगा, लेकिन आप जो जनरल एग्जाम देते हो उसमें स्कोर निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। यानी कि ये जो आंसर निकल के आया हमारा x = -5, इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल। ये आंसर हमारा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि स्कोर कैन नॉट बी निगेटिव। स्कोर निगेटिव हो सकते हैं क्या, नहीं, स्कोर निगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पर हम लिखेंगे बट स्कोर कैन नॉट बी, स्कोर कैन नॉट बी निगेटिव, स्कोर निगेटिव नहीं हो सकता। इसकी वजह से हम क्या कहेंगे, x ≠ -5, x = -5 होगा क्या, नहीं। ये वाला आंसर आएगा हमारा, नहीं आएगा। यानी कि फाइनल आंसर हमारा निकल के आएगा x = 10। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर x = 10 यानी कि उसको फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क मिले थे, 10 मार्क्स, और सेकंड टेस्ट में उसको कितने मार्क्स मिलने वाले, 20। यानी कि हमें क्या बताया, सेकंड टेस्ट में फर्स्ट टेस्ट से 10 मार्क्स ज़्यादा है। यानी कि हम यहाँ से फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, अगली वाले स्लाइड पर चलेंगे। देखो, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं स्कोर ऑफ सुएज, स्कोर ऑफ Suez in first test = कितना आया, x = कितना होगा आंसर, 10। सेकंड टेस्ट में कितना आएगा, सेकंड टेस्ट = क्या दिया आपको, x + 10, यानी कि ऑब्वियसली वो कितना होगा, 20। यानी कि फर्स्ट टेस्ट में उसको कितने मार्क्स मिले, 10, सेकंड टेस्ट में कितने मिलेंगे, 20। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। अब देखो, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो ऑब्वियसली कमेंट करिएगा। आगे देखो एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, यह है हमारा प्रैक्टिस सेट 2.6 का 6 नंबर एग्जाम्पल। सबसे पहले एग्जाम्पल को समझो। एग्जाम्पल, जब भी आप एग्जाम्पल समझेंगे, जब तक आपको एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तब तक आप आंसर फाइंड कर सकते हो क्या, नहीं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करना है, उसके बाद उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, आपका आंसर निकल के आएगा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, मिस्टर कसम रन्स अ स्मॉल बिजनेस, यानी कि मिस्टर कसम का एक स्मॉल बिजनेस है जो उसे चलाते हैं। मेकिंग अर्थन पॉट, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने का उनका बिजनेस है। ही मेक्स सर्टन नंबर ऑफ पॉट डेली बेसिस, वो क्या करते हैं, हर दिन कुछ नंबर ऑफ पॉट्स बनाते हैं। अब आगे देखो, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, हर जो मिट्टी का बना हुआ रहेगा उनका, उसकी कीमत कितनी दोगे, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, यानी कि हर भांडे की जो कीमत रहेगी वो कितनी रहेगी, 14 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, जितना पॉट्स वो बनाते हैं उससे 10 गुना ज्यादा, प्लस में कितना आएगा 40 = 1 पॉट की कीमत दी हुई है। नहीं समझ में आगे बताता हूँ। नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन 1 डे, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 6000,
600, सॉरी कितना दिया हुआ है 600, यानी कि वो हर दिन कितने रुपए कमाते हैं 600 रुपीज। फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट ही मेक पर डे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पूछा है उसको आप एक्स कंसिडर करोगे। यहाँ पर क्या पूछा है आपको, नंबर ऑफ पॉट्स, हर दिन में वो कितने पॉट्स बनाते हैं उनका नंबर, और एक पॉट का क्या पूछा है आपको, प्रोडक्शन कॉस्ट पूछा है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, हर दिन वो कितने नंबर ऑफ पॉट बनाते हैं आपको मालूम है क्या, नहीं। हम थोड़ी देर के कंसिडर करेंगे कि वो एक दिन में कितने पॉट्स बनाते हैं, एक्स पॉट। जैसे कि समझो बात को, अगर वो 2 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं, 20 बना सकते हैं, 200 बना सकते हैं, हमें मालूम है क्या, नहीं। तो थोड़ी देर के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे कि मिस्टर कसम हर दिन के कितने पॉट्स बनाते हैं, एक्स पॉट्स, यानी कि हम यहां पर लिखेंगे लेट मिस्टर कसम makes मिस्टर कसम makes एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट्स पर डे। वो हर दिन में कितने पॉट्स बनाते हैं पर डे, यानी कि वो हर दिन कितने पॉट्स बनाते हैं एक्सपोर्ट। या फिर आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख लो, नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक पर डे इज एक्स। और क्या लिखोगे आप, सिंपल नंबर ऑफ पॉट्स, अगर ये आपको डिफिकल्ट लग रहा हो तो सिंपल लिखो। मैंने क्या कहा, जो भी पूछा है, जो चीज आपको पूछी है आप उसको क्या कंसिडर करोगे, एक। जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन पूछा है, क्या पूछा उन्होंने, नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक पर डे, वो हर दिन में कितने पॉट्स बनाता है। तो हम क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे इज एक्स। कितना कंसिडर किया हमने कंसिडर किया कि वो जो मिस्टर कसम है वो हर दिन में कितने पॉट्स बनाता है, एक्स पॉट बनाता है। अब देखो आगे क्या दिया उन्होंने, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना बताया उन्होंने हर दिन में कितने बर्तन बनाए, एक्स बर्तन, कितने पॉट बनाए उन्होंने, कितने भांडे बनाए, एक्स पॉट। उन्होंने हर दिन में एक्स पॉट बनाए, एक की कीमत कितनी होगी, समझो जरा बात को। उन्होंने कितने भांडे बनाए, पॉट कितने बनाए उन्होंने, एक्स, एक की कीमत उन्होंने कितनी बताई। प्रोडक्शन कॉस्ट देखो, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। समझो बात को जरा, उनका कहना क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। इनका मानना है कि हर एक पॉट का कॉस्ट कितना है, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा, उन्होंने क्लियरली बताया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 14 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। टोटल नंबर ऑफ पॉट जितने हैं उससे 10 गुना ज्यादा, प्लस में कितना ऐड करेंगे 40, यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आएगा 10x प्लस आगे वाला 40। नहीं समझ में, देखो 10 मोर देन 40 कहा उन्होंने, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखो क्या होगा, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, उनका कहना क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट। क्या दिया हुआ है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट पर डे, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर डे, यानी कि उनको हर दिन कितने रुपए मिलते हैं,
600 रुपीज़। देखो उन्होंने कितने कितने पॉट बनाए हर दिन, कितने पॉट बनाते हो, एक स्पॉट, यानी कि हर दिन वो कितने बना रहे, एक्स। एक की कीमत कितनी होगी, 10x प्लस 40। अब बात को थोड़ा समझो, अगर मैंने कह दिया कि मेरा भी एक बिजनेस है पॉट बनाने का, मैं हर दिन 10 पॉट बनाता हूँ। कितने पॉट बनाता हूँ मैं, 10 पॉट, और एक की कीमत है 50 रुपीज़। कितनी कीमत है, 50। मेरे पास पॉट कितने बनाए मैंने, 10 पॉट, एक की कीमत कितनी है, 50 रुपीज़। देखो पॉट कितने बनाए मैंने, 10 पॉट, एक की कीमत कितनी रखी, 50 रुपीज़। तो टोटल मेरे पास कॉस्ट कितना जमेगा, देखो यानी कि मैं क्या करूंगा, 10 इंटू 50 इज इक्वल टू कितना आएगा, 500। नाही समजलं परत समजून सांगतो बघा। त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, मिस्टर कसम आहे तो काहीतरी भांडे बनवतोय, एका भांड्याची किंमत माहिती आहे का, नाही, त्यांना किती भांडे बनवले हे सुद्धा माहीत नाहीये। मग त्यांनी काय सांगितलं की तो एका दिवसाला काहीतरी भांडे बनवतोय आणि भांड्याची किंमत किती आहे, तर जो जेवढे भांडे बनवतोय त्याच्यापेक्षा 10ने जास्त, त्याच्यामध्ये प्लस किती करावं लागणार तुम्हाला, 40, तेवढी एका भांड्याची किंमत आहे। तर त्यांनी एका दिवसाला किती भांडे बनवले आणि एका भांड्याची किंमत किती, असा प्रश्न विचारले गेलेला आहे। तर बघा त्याने दिवसाला किती भांडे बनवले माहिती आहे का आपल्याला, नाही। मग आपण काय कन्सिडर केलं थोड्या टायमासाठी की तो एका दिवसाला किती भांडे बनवतोय, एक्स भांडे। किती भांडे बनवतोय एका दिवसाला, एक्स भांडे। मग एका भांड्याची किंमत किती असणार, त्यांनी क्लिअरली इथं सांगितलेलं आहे की 10 मोर दॅन 4, 10 टाइम्स 40 मोर, म्हणजेच काय, जेवढे भांडे बनवतो त्याच्यापेक्षा 10 टाइम्स प्लसमध्ये किती आलं आहे, 40। इथपर्यंत काय अडचण नाही। आता अकॉर्डिंग टू गव्हर्न कंडिशन ते प्रत्येक दिवसाला किती रुपये कमवतोय, 600 रुपये। म्हणजेच काय, समजा मी जर म्हटलं की मी एका दिवसाला 10 भांडे बनवतोय, एकाची किंमत 50 रुपये, मग टोटल पैसे मी किती कमवतो, 10 गुणिले 50, राईट। मग तसंच बघा काय केलं तुम्ही, नंबर ऑफ भांडे इंटू एकाची किंमत अशी दिलेलं आहे। तुम्ही टोटल पैसे कसे फाईंड करता, किती भांडे बनवले, एकाची किंमत किती आहे, ह्या दोघांचा गुणाकार म्हणजे तुम्हाला टोटल किंमत भेटणार आहे, राईट। मग इथून काय लक्षात येईल तुमच्या, सिमिलरली बघा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर डे इज इक्वल टू किती आहे, 600। म्हणजेच काय, एका भांड्याची किंमत गुणिला काय करणार तुम्ही, एका भांड्याची किंमत गुणिला टोटल भांडे म्हणजेच किती असणार आहे, 600 रुपये। म्हणजेच इथून काय लिहिणार बघा, अकॉर्डिंग टू गिव्हन कंडिशन काय समजलं तुम्हाला किंवा काय लक्षात आलं बघा, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट किती आला आहे, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आहे 600, लिहितो परत, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू कितना दिया आपको, 600। ये 600 कहाँ से आया, देखो एक भांडे किती बनवतो, एक्स, एका भांड्याची किंमत किती आहे, टोटल भांडे बनवलेले एक्स, एका भांड्याची किंमत आहे 10x प्लस 40 इज इक्वल टू किती आला, 600। आता काय करणार, याला सॉल्व करणार, x इंटू 10x म्हणजेच काय आला, 10x प्लस x इंटू 40 म्हणजेच काय आला, 40x, 40x इज इक्वल टू ये वाला 600 एज इट इज लिखेंगे। द होल इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 10, यानी कि हम होल इक्वेशन को क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 10, डिवाइडिंग बाय 10 काय भेटणार आहे आपल्याला, 10x डिवाइड बाय 10 यानी कि क्या रहेगा, 10x प्लस 14x डिवाइड बाय 10 यानी कि 4x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा 60। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, x प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये क्या मिला हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा, x प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, हमें फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे आप, देखो सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीनों मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फार्मूला मेथड। आपको जो भी मेथड अच्छी लगे, जो भी अच्छे समझ में आए, जो आपको इजी लगे, वही मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। मुझे अच्छी लगती है फैक्टराइजेशन मेथड, इसलिए मैं कौन सी मेथड यूज करूंगा, फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड से मुझे क्या करना है, गिवन इक्वेशन को क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर a इंटू सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, c की प्रोडक्ट करना पड़ेगा, a इंटू -60 यानी कि क्या होगा -60। नाउ वी हैव टू फाइंड द फैक्टर ऑफ द -60 सच दैट देयर एडिशन मस्ट बी इक्वल टू 4। मला 60चे असे फॅक्टर पाडायचे ज्यांची ॲडिशन किती आली पाहिजे, 4 आली पाहिजे -16ची। मग आता फॅक्टर काय येणार आहे, -10 इंटू 6। बघा बरं दोघांचा गुणाकार काय होतो, -16 आणि ॲडिशन किती येते तर -4। तर आपलं ॲडिशन काय आलं पाहिजे, +4।
इथं ॲडिशन किती आहे ते -4, म्हणजे हे फॅक्टर राईट आहेत का? नाही. म्हणजे फॅक्टर कोणते घ्यावं लागणार आहे तुम्हाला? बघा, फॅक्टर कोणते घ्यावं लागणार आहे? 6 × 10. आता जर का तुम्ही व्यवस्थित बघितलं, दोघांचा गुणाकार 16 येतोय, आपल्याला काय असलं पाहिजे? निगेटिव्ह असलं पाहिजे. म्हणजे ऑब्व्हियसली दोघांपैकी एका फॅक्टरला कोणतं साईन असणार? निगेटिव्ह साईन असणार आहे. मग कोणत्याला निगेटिव्ह घ्यायचं? तर इथं अगोदर ऑब्झर्व करा, ॲडिशन किती यायला पाहिजे? प्लस यायला पाहिजे. ॲडिशन प्लस येण्यासाठी ऑब्व्हियसली मोठ्या संख्येला कोणतं चिन्ह असलं पाहिजे? प्लस. लहान संख्येला कोणतं असलं पाहिजे? माइनस. तो बघा आता सिंपली हम क्या करेंगे, अब इस बी की जगह पर क्या लिखेंगे? ये दोनों टर्म, यानी कि क्या आएगा? ये वाला एक्स स्क्वायर, 1 मिनट, यहाँ पर स्क्वायर रहेगा क्या? एक्स इंटू एक्स क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या होगा? एक्स स्क्वायर. अब देखो एक्स स्क्वायर को एज इट लिखेंगे, प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे? +4 की जगह पर -6x प्लस 10x -60 इजिकल टू क्या होगा? 0. अब हमें क्या करना है? पहले वाले दोनों नंबर से एक टर्म कॉमन निकालें, लास्ट वाले दोनों में से हमें कॉमन निकालेंगे. यहाँ पर कॉमन क्या आएगा? देखो जरा, यहाँ पर कॉमन क्या होगा? यहाँ पर हम कॉमन निकालेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स को कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा एक्स. ये वाला 6x से एक्स कॉमन निकाला, अंदर क्या रहेगा? एक्स. यहाँ पर हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं? एक्स तो कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं है. कॉमन क्या निकलेगा? 10, क्योंकि 10x इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 10 एंड 60 ऑल्सो डिविजिबल बाय 10. यानी कि हमने क्या निकाला? यहाँ पर 10 कॉमन, अंदर क्या बचेगा? ये वाला x माइनस क्या रहेगा? 6 इजिकल टू क्या आएगा? 0. अगर आपने यहाँ पर अगेन गौर से देखा, अच्छी तरीके से देखा, तो आपके क्या समझ में आएगा? यहाँ पर भी x - 6 है, यहाँ पर भी x - 6 है, यानी कि दोनों टर्म से हम फिर से कॉमन निकालेंगे. क्या कॉमन निकालेंगे? तो x - 6 क्या कॉमन आएगा? यहाँ पर x - 6 हमने क्या लिया? फिर से कॉमन. जब भी हम x - 6 कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर x और यहाँ पर ये वाला +10 एज इट इज इजिकल टू क्या आएगा? 0. अब यहाँ से क्या कह सकते हो? दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? 0. जब भी दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 आता है, इसका मतलब क्या होता है? एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. लेकिन कौन सा नंबर 0 हो सकता है? हम कह सकते हैं क्या? नहीं. यानी कि एक बार हम इसको 0 कंसीडर करेंगे, एक बार इसे 0 कंसीडर करेंगे, यानी कि क्या आएगा? x - 6 इजिकल टू 0 हो सकता है, या फिर और x + 10 इजिकल टू क्या आएगा? 0. x + 10 इजिकल टू क्या आएगा? 0. यहाँ से आपको क्या आंसर मिला? x इजिकल टू, इस साइड में क्या दिया हुआ है? -6, साइड चेंज करने के बाद क्या होगा? ये +6, और यहाँ पर क्या आएगा? x इजिकल टू, इस साइड में +10 है, साइड चेंज करने के बाद क्या होगा? -10. साइड चेंज करने के बाद क्या होगा? -10. अगर आपने यहाँ पर देखा तो हमारे x की कितनी वैल्यू निकल के आई है? 2 वैल्यू. क्या इसको दोनों वैल्यू हो सकते हैं क्या? नहीं. ऐसा हो सकता है क्या हर दिन में? उन्होंने क्या कहा की कुछ तो पॉट बना रहा है, यानी की प्रत्येक दिवसाला तो काहीतरी भांडे बनवते, जर 2-2 व्हॅल्यू येणार आहे का? नाही येणार. मग राईट व्हॅल्यू कोणती आहे? ते x = 6 राईट असणार की x = -10. तर नंबर ऑफ पॉट कधी निगेटिव्ह असू शकतात का? नाही. तो निगेटिव्ह भांडे बनवू शकतो कधी? नाही बनवता येणार. म्हणजे ऑब्व्हियसली राईट आन्सर कोणता असणार आहे? राईट आन्सर कोणता असणार तुमचं? पॉट कॅन नॉट बी निगेटिव्ह, बट नंबर ऑफ पॉट cannot be निगेटिव. नंबर ऑफ पॉट्स निगेटिव हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते. इसका मतलब हम सिंपली क्या कहेंगे? x इज नॉट इक्वल टू -10. x की वैल्यू -10 आएगी क्या? नहीं आएगी. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं. यानी कि x इजिकल टू, फाइनल आंसर हमारा क्या निकल के आया है? x इजिकल टू 6. यानी कि हो हर दिन कितने पॉट्स क्रिएट करेगा? म्हणजे प्रत्येक दिवसाला तो किती भांडे बनवणार आहे? तर 6 भांडे बनवणार आहे. मग एकाची किंमत किती? आपण काय कन्सिडर केलं होतं? नंबर ऑफ पॉट्स, यानी कि नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे. तो प्रत्येक दिवसाला किती भांडे बनवतोय? तर किती भांडे बनवणार आहे? x इजिकल टू किती आला आहे आपला? 6. म्हणजे प्रत्येक दिवसाला तो किती भांडे बनवणार आहे? 6. एका भांड्याची किंमत किती असणार आहे? त्याचं प्रोडक्शन कॉस्ट किती असणार आहे? प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रत्येक भांड्याचा प्रोडक्शन कॉस्ट किती असणार आहे? तर प्रोडक्शन कॉस्ट जे असणार आहे ते काय सांगितलं त्यांनी आपल्याला? 10x प्लस किती असणार आहे? 40. म्हणजेच काय आला? 10 एज इट इज, x की जगह पर लिखेंगे हम 6 प्लस में कितना आएगा?
40, यानी कि कितना होगा ये 60 प्लस कितना आएगा 40, यानी की प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा 100 रुपीज. म्हणजेच काय लक्षात आलं तुमच्या, प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट. इथून काय लक्षात आलंय, त्याने एका दिवसाला किती भांडे बनवले, 6 भांडे, आणि एका भांड्याची किंमत किती आहे 100 रुपये. म्हणजे बरोबर आहे की एका दिवसाला तो किती रुपये कमवणार आहे, 6 भांडे एका दिवसाला बनवतोय, एका भांड्याची किंमत 100 रुपये, म्हणजे एका दिवसाला किती रुपये कमवणार आहे 600 रुपये. इथपर्यंत काय अडचण नाही. राहिलेलं एक्झाम्पल आपण समोरच्या पार्टमध्ये कंटिन्यू करणार आहे, तर तो पार्ट बघण्यासाठी पुढचा व्हिडिओ नक्कीच बघा. थँक्यू.